वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैरी है और पॉलिटी के सेशन में हम पढ़ रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। ठीक है, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट हमने पूरा डिटेल में इसे डिस्कस कर लिया था। आज पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या था, बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स जो है क्या किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिश इंडिया में क्या किए गए, बहुत सारे जो है वेरियस अमेंडमेंट्स का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ to the composition and function of legislative council in British India. It was an act of British Parliament that introduced various amendments to the composition and functions of legislative councils in British India. ठीक, most notably अब क्या था, the act expanded जो प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल्स थी उनके मेंबर्स जितने थे ना उनको बढ़ा दिया। इस एक्ट ने क्या किया, इट एक्सपैंडेड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। अंडर द रेगुलेशंस अडॉप्टेड, द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज टू कंसिस्ट ऑफ 9 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। अब क्या था, 9 एक्स जो है ऑफिशियल मेंबर्स गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या किए गए, इंक्लूड किए गए या कंसिस्ट होते थे। कौन कौन से थे, द गवर्नर जनरल, 6 members of executive council, commander in chief, head of the province in which the council met। ठीक, तो क्या कौन कौन से मेंबर्स हुआ करते थे, एक तो गवर्नर जनरल, 6 उसके काउंसिल के मेंबर्स, ठीक, एक कमांडर इन चीफ, एक द हेड इन द प्रोविंस इन विच द काउंसिल मेट। ठीक, 6 ऑफिशियल्स एडिशनल मेंबर्स, 10 नॉन ऑफिशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स। अच्छा, एक चीज और, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन से थे, ब्रिटिश एज वेल एज इंडियंस। ठीक, अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक, when legislative councils were established in the Punjab and Burma, 1 member each was returned from them, these also। ठीक, in conjunction with the ex officio members, the official member constituted a majority। अब क्या था, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल पंजाब और बर्मा में जो है क्या की गई, स्टैब्लिश की गई। ठीक है, तो एक एक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का इनको भी जो है रिटर्न किया गया एक तरीके से, 1 member ईच वॉज रिटर्न फ्रॉम दीज ऑल्सो, इनमें से भी एक एक मेंबर लाया गया। अब एक्स ऑफिशियल मेंबर्स और ऑफिशियल मेंबर्स, इन सबको मिला के क्या हुआ था, मेजॉरिटी कंस्टिट्यूट की गई थी। ठीक है, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स और ऑफिशियल मेंबर्स दोनों का कंजक्शन में क्या हुआ था, कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन 1892। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी 1892 में, उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 24, जिसमें से केवल और केवल 5 ही कौन से थे, भारतीय थे। ठीक, in all the provinces with some exceptions in Bombay, an official majority while not required by statute was maintained। मतलब सारे प्रोविंसेस में बॉम्बे को छोड़ के जो ऑफिशियल मेजॉरिटी चाहिए होती थी वो मेंटेन ही नहीं हुई थी। ठीक है, while the central legislative council was expanded to include between 10 and 16 additional members, specifies in provinces varied. Bombay came to have 8 additional members, Madras 20, Bengal 20, North Western province and Odd 15। अब क्या था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया कि 10 से लेकर 16 एडिशनल मेंबर्स जो है इंक्लूड करने हैं आपको। ठीक है, प्रोविंस में, हर एक प्रोविंस के अलग अलग के हिसाब से। पर बॉम्बे में क्या था, 8 एडिशनल मेंबर्स ऐड किए गए, मद्रास में 20, बंगाल में 20, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और औध में कितने, 15। ठीक है, अब इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल non-official members in the central and provincial legislative councils but maintain the official majority in them। अब क्या था, इसने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, इसकी वजह से एडिशनल जो मेंबर्स का एडिशन हुआ उसके क्या हुआ, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी तो इंक्रीज हो गई। ठीक है, सेंट्रल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी ना, इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, उसको मेंटेन रखा गया। मतलब अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर ज़्यादा हो गया तो जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका नंबर थोड़ा कम कर दिया गया ताकि ओवरऑल जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक, इट इंक्रीज्ड द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे आता है, एक ये बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे किसको मिल जाती है पावर, जो मेंबर्स होते हैं, कि वो किसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बजट के बारे में डिस्कशन हो सकता है और पब्लिक मैटर्स इंटरेस्ट, बट
हैड टू गिव अ नोटिस ऑफ 6 days बिफोर, ठीक है, आस्किंग द क्वेश्चन, या फिर हम कहेंगे कि उनको कोई भी वो डिस्कस कर सकते हैं बजट पे और पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पे, बट उनको जो है नोटिस देना पड़ेगा 6 दिन पहले से, एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, वो क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते थे, ठीक। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स or the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Councils and the Bengal Chamber of Commerce, ठीक। अब कहते हैं इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। कैसे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे? पहला ए था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे किसके द्वारा? वाइस रॉय के द्वारा रिकमेंडेशन किए हुए, ठीक है। कहाँ पे? बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बी क्या था? दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मेंबर्स होंगे जो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ किसके आएंगे? गवर्नर के आएंगे, ठीक है। गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार या चैम्बर्स, ठीक। द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेर एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज एंड रिपील ओल्ड लॉज विद द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल संगठित की गई, इसके पास क्या पावर था कि वो जो भी लॉ हैं वो नए लॉ बना भी सकते हैं, जो पुराने लॉ हैं उनको क्या कर सकते हैं? उनको रिपील कर सकते हैं, उनमें और सुधार कर सकते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वॉज इनिशिएटेड थ्रू दिस एक्ट, हाउएवर द इलेक्शन वॉज नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट। वर्ड इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था इस एक्ट में, ठीक। पर क्या था? एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो प्रावधान था वो शुरू हो गया था, पर इलेक्शन वर्ड नहीं यूज किया गया था, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट। अब क्या था? इलेक्शन वर्ड तो यूज नहीं हुआ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम तो चालू हो गया था ना। इस वजह से द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम जो है इस एक्ट का बहुत बड़ा फीचर है कि इलेक्टोरल सिस्टम जो है एक तरीके से वोट का सिस्टम या फिर रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम, ये इस पूरे एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? फीचर है, ठीक। तो ये था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि आपका पावर्स मिल गई थी किसको डिस्कस करने की? बजट को डिस्कस करने की और उस पर क्वेश्चन पुटअप करने की। और सेकंड कि ये क्या है? इलेक्टोरल सिस्टम का इंट्रोडक्शन इसी एक्ट के थ्रू जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इस एक्ट के थ्रू हुआ, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करता, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।